Assalamu alaikum. In this video, we will be talking about the process of changing states, यानी कि interconversion of states भी जिसे हम कहते हैं। और ये भी एक बहुत छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, यानी कि छोटी क्लासेस जो साइंसेस की होती है उसमें ही हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, एवरीथिंग। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं। जो पहला ट्रायंगल है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और फिर गैस से सॉलिड आ रहा है, ठीक है। तो जब आप एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। जब आप सॉलिड को मेल्ट करते हो तो लिक्विड हो जाता है। और जब आप एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, लिक्विड में दूर दूर। तो मतलब आपको पार्टिकल्स को हीट करना है। हीट करोगे सॉलिड के पार्टिकल्स को तभी वो बहुत विगरसली वाइब्रेट करेंगे, यानी कि बहुत इंटेंसिटी के साथ वाइब्रेट करेंगे और एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो सॉलिड विल टर्न इनटू लिक्विड, और इसके लिए जो हम प्रोसेस कंडक्ट करेंगे दैट्स हीटिंग। मतलब प्रोसेस इटसेल्फ इज नोन एज मेल्टिंग, लेकिन उसका काम क्या हो रहा है, हीट कर रहे हैं उसे। इसी तरीके से जब आप एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको भी हीट ही करोगे, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स में गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं, लिक्विड के फिर भी थोड़े करीब हैं। तो जब भी पार्टिकल्स को दूर दूर करना है तो हीट करते हैं, तो आप इसको भी हीट ही करते हो। और इस प्रोसेस का एक्चुअल जो नाम होता है वो बॉइलिंग होता है। इवेपोरेशन ऑल्दो कुछ स्टूडेंट्स लिख कर आते हैं और एग्जामिनर काफ़ी हद तक उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है, बट स्टिल द राइट टर्मिनोलॉजी इज बॉइलिंग, क्योंकि एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड का स्टेट चेंज होकर गैस हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर कोई गैसियस स्टेट है जिसको आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट, तो गैस जो है ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट अगर हो रही है तो वह सिर्फ उसी सिचुएशन में होगी कि कोई ऐसे सब्सटेंस के साथ ये काम हो रहा हो जिसका लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट ही ना करता हो। अभी इसकी एक दो एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। अब देखो, गैस के पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर और सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बिल्कुल टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कूलिंग करनी है। अगर पार्टिकल्स को दूर करना होता है तो हीट करते हैं, करीब लाना होता है तो कूल करते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर हैं और बिल्कुल टाइटली पैक्ड कर देना है, सॉलिड के पार्टिकल्स बना लेने हैं, तो हमें उसे कूल करना पड़ेगा या कूलिंग करनी पड़ेगी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब जैसा मैंने कहा भी, ये आपको एक बात याद रखनी है कि ये कोई हर सब्सटेंस पे नहीं अप्लाई हो जाता। मैं डायरेक्ट स्टीम को कन्वर्ट करके आइस नहीं कर सकता। कुछ लिमिटेड ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका नेचुरली लिक्विड स्टेट होता नहीं है, या आप समझ लो कि एक ऐसे पॉइंट पे होता है, वो इतने इंस्टेंट के लिए होता है कि उसका कब आया वो कब गया पता नहीं चलता। तो गैस और सॉलिड के बीच में ही उसका स्टेट चेंज होता है। तो कुछ हमारे पास जो हैं केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं। तो जो हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम ये बात करेंगे, उनमें हमारे पास एक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका डायरेक्टली गैस और सॉलिड स्टेट है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आता। और दूसरा है आयोडीन, इसका भी कुछ मामला ऐसा ही है कि इसका भी गैस और सॉलिड स्टेट होता है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आता। इसकी एग्जांपल और प्रॉपरली मैं आपको दूंगा जब अभी हम ये वाले ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। तो जो दूसरा ट्रायंगल है इसके अंदर जो है ना, बात गैस से स्टार्ट हो रही है, लिक्विड बन रही है, लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से फिर से गैस, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई गैसियस सब्सटेंस है, कोई गैस है स्टेट किसी चीज का, और मैं उसको उसके लिक्विड स्टेट में लाना चाहता हूँ, तो पार्टिकल्स गैस में दूर दूर है, लिक्विड में करीब है, तो मुझे कूल करना पड़ेगा। तो कूलिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। और जो इस प्रोसेस का इटसेल्फ नाम है वो है कंडेंसेशन, यानी अगर आप गैस की कंडेंसेशन करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारे पास लिक्विड है, और अगर मैं उसको सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो फिर से वही बात है कि लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर और सॉलिड के बिल्कुल टाइटली पैक्ड। तो पार्टिकल्स दूर हैं, करीब लाने हैं, तो इसमें भी कूलिंग ही करनी पड़ेगी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं, फ्रीजर्स में हमारे घरों में पानी जो है खास तौर पे उसको हम लोग फ्रीज होने के लिए रखते हैं। तो वो फ्रीजिंग का ही प्रोसेस है हमारे पास, जिसमें लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड।
और फिर अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, मैं उसको डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, गैस में बिल्कुल दूर दूर, तो दूर करने के लिए हीट करना पड़ता है, तो हम उसको हीट करेंगे। और अगर वो सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है ना, सब्लिमेशन हम कर रहे हैं उसकी। अब वही वाली बात है कि सॉलिडिफिकेशन सब्लिमेशन, यानी कि गैस और सॉलिड के स्टेट में जो फुदक रहा है, नाच रहा है, उसका कोई लिक्विड स्टेट बीच में आ ही नहीं रहा। तो ये बहुत लिमिटेड सब्सटेंसेस पे बात एप्लीकेबल होती है, ये कोई हर केमिकल कंपाउंड में ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती। बहुत लिमिटेड केमिकल कंपाउंड ऐसे हैं, जिसमें पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी CO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड स्टेट होता है ना, वो बहुत कॉमनली हम देखते हैं ड्राई आइस जिसे हम कहते हैं। हो सकता है कि आप पिकनिक वगैरह पे गए हो तो आप साथ में आइस बॉक्स लेके गए होगे। उस आइस बॉक्स के अंदर जो है ना, बर्फ जैसी कोई चीज पड़ी होती है, लेकिन वो बर्फ नहीं होती। और अगर आप उसको गलती से टच कर लो तो आपका हाथ बहुत ज्यादा जलने भी लगता है। ठीक है, तो वो जो चीज है उसे हम ड्राई आइस कहते हैं, एंड दैट्स बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिस सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है। अब जब आप इसको ओपन करते हो तो आप देखते हो धुआं निकल रहा होता है, क्योंकि ये जो ड्राई आइस है ना, ये कॉन्स्टेंटली रूम टेम्परेचर की वजह से, आसपास के टेम्परेचर की वजह से फौरन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रही है, और वो बहुत स्पीड में हो रहा है, तो हमें उसको एक धुआं सा निकलते हुए दिख रहा होता है। तो जब आपके पास अगर कहीं पे मैं ये ड्राई आइस रख के छोड़ दूं, तो ये ड्राई आइस जब पूरी तरह उड़ जाएगी तो आपको पीछे कोई लिक्विड स्टेट नहीं देखने को मिलेगा, आपको पीछे कोई चीज लिक्विड सी नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में अपने रुकता ही नहीं है, या कह लो कि उसका लिक्विड स्टेट होता ही नहीं है। ठीक है, वो ऐसे बीच में ट्रांजिशन पॉइंट पे जो उसकी हमारे पास एग्जिस्टेंस जो है ना, वो सूटेबल नहीं है कंडीशन उसके लिए, लिक्विड स्टेट के लिए। तो ये सॉलिड और डायरेक्टली फिर गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, पीछे कुछ लिक्विड नहीं रहेगा। तो हमारे पास हम जब इसको टच करते हैं तो हमारा हाथ क्यों बहुत जलने लगता है, क्योंकि देखो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, काइनेटिक एनर्जी है लेकिन इतनी है कि सिर्फ वाइब्रेट कर रही होती है फिक्स पोजीशन पे। और गैस स्टेट में पता है हमें कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत स्पीड में मूव कर रहे होते हैं। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं बहुत स्पीड में एनर्जी गेन करके गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से जब उसको टच करते हो ना, तो आपका हाथ जलने लग जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा कि आयोडीन है। देखो आयोडीन जो है ना, ये वैसे सॉलिड शक्ल में एक ग्रे ब्लैक कलर का सॉलिड है। ठीक है, जो कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे हमें सॉलिड शक्ल पे दिखता है ये। अब अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा ना, तो ये भी पीछे कुछ लिक्विड नहीं छोड़ जाता, ये भी फौरन फौरन गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इसकी सब्लिमेशन शुरू हो जाती है। सही है ना। और जब ये गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो हमें पर्पल कलर की गैस जो है ना, वो रिलीज होते हुए दिख रही होती है। तो एक ग्रे ब्लैक कलर का सॉलिड है जो रखे रखे उसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस की शक्ल में पर्पल कलर की गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये एक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है जिसे हम लोग चेंज ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो ये हमें इसमें काफ़ी हद तक मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग के बारे में पता होता है। सब्लिमेशन और सॉलिडिफिकेशन का हमें फिर भी थोड़ा आइडिया कम होता है। ठीक है, आप समझ लो कि हमारे आसपास इतना होता नहीं है, तो इसलिए हमें जहन में नहीं रहता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, जिसके बाद हमारे पास ये वाला चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू चेंज ऑफ स्टेट। और इसके अंदर कुछ ऐसी अगर बात आएगी जो मैंने आपको नहीं बताई है, तो वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दीज स्टेटमेंट्स, और जो भी ऐसी बात आएगी जो समझाने की है, तो वो मैं साथ साथ समझा दूंगा। So as the state changes, particles either come close together or move further apart, and during these processes they either lose energy or gain energy. तो वो बात हमने कर भी ली है कि देखो पार्टिकल्स जब चेंज स्टेट हो रहा होता है तो या तो दूर जा रहे होते हैं या एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। अगर दूर जा रहे होंगे तो एनर्जी गेन कर रहे होंगे, तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और दूर दूर मूव करेंगे। करीब आ रहे होंगे तो एनर्जी लूज कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, इसीलिए क्लोज आ रहे होंगे। ठीक है। When a solid is heated, it gains energy and starts vibrating vigorously. Vigorously का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसली मूव करते हैं। Due to which the force of attraction between the particles become weak and the particles move further apart. The solid melts and becomes liquid.
अब यहाँ पे एक मैंने टर्मिनोलॉजी मेंशन की है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात याद रखनी है कि जब भी चेंज ऑफ स्टेट की बात होगी, तो चेंज ऑफ स्टेट जब होता है ना, तो आप कभी भी बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे होते। जब भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है, आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या तो वीक कर रहे होते हो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास आइस है, वाटर है, स्टीम है। ये तीनों H2O के ही तीन डिफरेंट स्टेट्स है ना। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। आइस का फॉर्मूला क्या है? H2O। स्टीम का फॉर्मूला क्या है? H2O। तीनों का ही फॉर्मूला H2O है। तो इन तीनों में भी फर्क क्या है? आइस के अंदर जो ये H2O है, ये टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के करीब है सारे H2O। लिक्विड के अंदर ये H2O थोड़े से दूर दूर है, और गैस के अंदर, स्टीम के अंदर ये H2O बिल्कुल ही दूर दूर है। तो बेसिकली जब आप एक आइस को ब्रेक करके वाटर बना, मतलब आइस को जब आप एक वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड स्टेट में ला रहे हो, तो आप जो ये H2O करीब करीब है, इनको दूर दूर कर रहे हो। तो बेसिकली इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, आप उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रहे हो ताकि ये एक दूसरे से दूर हो जाए। ये पहले अट्रैक्टेड बहुत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये दूर हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाए। फिर इसके बाद अगर मेरे पास लिक्विड स्टेट है, तो ये भी सारे H2O हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप इसको फर्दर हीट करोगे, आप इस स्टेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको फर्दर वीक करोगे, फर्दर वीक करोगे, ये और दूर दूर हो जाएंगे, तो ये इवेंचुअली गैस बन जाएंगे। गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर है H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो बेसिकली जब आप स्टेट चेंज करते हो ना, तो स्टूडेंट के दिमाग में इस तरह का पॉइंट आता है कि हम लोग बॉन्ड तोड़ रहे हैं। हम कोई बॉन्ड नहीं तोड़ रहे भाई, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या तो वीक कर रहे हैं या तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अगर पेपर में कभी भी आपका इससे रिलेटेड सवाल आता है ना, क्यों इस सब्सटेंस का जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, या क्यों इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कम है, या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो आप इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र करते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स या इसके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, तो ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पे याद रखें। तो हमारे पास जो लिक्विड है, इससे रिलेटेड क्या बात है यहाँ पे, दैट व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट गेन्स मोर एनर्जी एंड स्टार्ट्स मूविंग मोर विगरसली, यानी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, due to which the force of attraction between the particles of become a lot weaker and particles move furthest apart. Liquid boils and become a gas. सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा हम हीट करेंगे तो उतना ज़्यादा पार्टिकल्स और दूर होंगे, गेन एनर्जी उतनी ही करेंगे और दूर होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ जो है हम देखते हैं व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दे हैव वीकेस्ट एनर्जी एज दे कैन नॉट मूव अराउंड। ठीक है, जो सॉलिड है ना वो खुद तो स्ट्रांग होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, इन दिस सेंस कि अगर एनर्जी होती तो कब का वो मूव नहीं कर जाते, एक दूसरे के पास से हिल नहीं जाते। लेकिन नहीं हो रहा ना, टाइटली पैक्ड और एक जगह पे बैठ के बस वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इनके पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो उसको ब्रेक करके बाहर निकले। तो पार्टिकल्स में उसकी इतनी एनर्जी नहीं होती एंड they are just vibrating in a fixed position. Then particles of liquid they have more energy than solid as they can move around randomly. लिक्विड के पार्टिकल्स क्योंकि यहाँ वहाँ थोड़ा मूव कर सकते हैं, तो मतलब उनके अंदर एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल से तो ज़्यादा ही है। एंड पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव द मोस्ट एनर्जी एज दे आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो गैस के पार्टिकल्स का सबसे ज़्यादा एनर्जी क्योंकि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहाँ जाना है यहाँ वहाँ हर डायरेक्शन में फुल स्पीड में मूव करते हैं। When a gas is cooled it loses more energy and starts slowing down, due to which the force of attraction between the particles start becoming stronger and particles move closer. The gas condenses and becomes liquid. तो ये बात भी हमें पता है कि जब आप एक गैस को कूल डाउन करोगे पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो होने लगेगी, स्लो होते होते वो इतने करीब आ जाएंगे कि वो लिक्विड जैसा स्टेट में आ जाएंगे। When a liquid is cooled, it loses more energy and starts slowing down more, due to which the force of attraction between the particles become a lot more stronger and particles move very close. The liquid freezes and becomes solid.
तो और ज़्यादा कूल डाउन करते हैं, पार्टिकल्स और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, लिक्विड के इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो सॉलिड बन जाता है। तो इसी के साथ हमारे पास जो ये वाला पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर वाला पार्ट है, ये यहाँ पे हमारे पास ख़त्म होता है। इन दिस वीडियो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।